Welcome, dear students. I warmly welcome you on the channel of knowledge, which is a gate of knowledge. आज का लेक्चर ज़रा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो सीट बेल्ट्स बांध लें। आज हम थोड़ा इंट्रो करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। इस पूरे लेक्चर में हम जो चीज़ें पढ़ेंगे उनमें शामिल होगा इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हिस्ट्री, तारीख, मॉडर्न डेफिनेशंस, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपैरिजन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सोर्सेज और इम्पोर्टेंस। चलिए अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू मेन क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स। अब बेसिकली केमिस्ट्री जो है वो दो कंपाउंड्स पर कंप्राइज करती है और दो कंपाउंड्स को ही हम स्टडी करते हैं। अब ताकि इनका अहाता करने में, इन्हें पढ़ने में, इन पर रिसर्च करने में आसानी हो, इसलिए इन्हें दो सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है केमिस्ट्री को। एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री पर, पहली सब क्लास पर। इन पास्ट सब्सटेंसेस वर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेस। बहुत पहले की बात है, मतलब फ्रेडरिक वुलर से पहले की बात है। तो माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो मिनरल से हासिल होते हैं। अब मिनरल क्या चीज होते हैं? मिनरल, अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन देखें तो आप पर वाज़ेह होगा कि मिनरल जो है वो सॉलिड सब्सटेंसेस हैं, अकरिंग इन सॉलिड सब्सटेंसेस अकरिंग इन नेचर। तो मतलब जैसे पत्थर हैं, पहाड़ हैं, अर्थ क्रस्ट है, मिट्टी है, तो इन चीजों से हासिल होने, इसे मिनरल कहते हैं। तो इनसे हासिल होने वाले कंपाउंड जो थे उन्हें हमने कह दिया कि वो इनऑर्गेनिक है। जैसे इसमें एग्जांपल्स आ जाती है सॉल्ट, कॉमन टेबल सॉल्ट जिसका फार्मूला होता है NaCl, खाने वाला नमक, फिर मार्बल है CaCO3, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये माना जाता था कि जो मिनरल से हासिल होंगे वो इनऑर्गेनिक होंगे, और दूसरी साइड पर जो चीजें ऑर्गेनिक चीजों से हासिल होती हैं, मतलब जो चीजें जानदारों से हासिल होंगी। अब जानदारों में दो तरह के जानदार होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। देखें अब बाकी भी सब क्लासेस हैं जैसे बैक्टीरियाज वगैरह, वायरसेस वगैरह, लेकिन उनसे हम एक्सट्रैक्ट तो नहीं कर सकते ना कुछ भी, उनसे बना सकते हैं दूसरी चीजें, लेकिन एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो फिर आखिर पे दो किंगडम बचे, प्लांट और एनिमल। तो प्लांट और एनिमल किंगडम, ये जो दो किंगडम है, इनसे हासिल होने वाली जो कंपाउंड्स थे, चीजें थी, उन्हें कहा कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जैसे एसिटिक एसिड है CH3COOH, वो हम विनेगर, सिरके से हासिल करते हैं। दूसरी साइड पे अल्कोहल फ्रॉम वाइन, वाइन कहते हैं अंगूर की शराब को। फिर टार्टेरिक एसिड जो कि ग्रेप्स से हासिल किया जाता था। इसके अलावा इमली में भी टार्टेरिक एसिड होता है। फिर सिट्रिक एसिड जो लेमन्स से हासिल होता था। फिर सक्रोज जो कि शुगर केन, मतलब गन्ने से हासिल होती थी। तो आपने देखा कि ये कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से, प्लांट से हासिल हो रहे हैं, उन्हें हमने कहा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और जो मिनरल से हासिल होते हैं, मतलब मिट्टी, पहाड़, पत्थर, जमीन, इन सब से हासिल होने वाली चीजों को इनऑर्गेनिक कहा। फिर लवॉइजियर एक बंदा था, साइंटिस्ट था, इन साहब ने कहा कि स्टडी किया और इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो चीजें प्लांट या एनिमल से हासिल हो रही है उनमें तीन जो है ना कंपाउंड, 3 या 4 एलिमेंट्स जो है वो मेजर हैं। जैसे प्लांट से हासिल होने वाली चीजों में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मेजर थी। जैसे अल्कोहल है CH3COH या फिर CH2OH, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। इनमें क्या यही चीजें रिपीट हो रही हैं, ये एलिमेंट्स रिपीट होकर, और यही मेजर है।
जबकि जो चीजें एनिमल से हासिल हुई उनमें ये कंपाउंड मेजर थे, सी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस वगैरह। अब तारीख पर थोड़ी बात करें तो 19वीं सदी में एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे जैकब बर्जीलस साहब, और ये जैकब बर्जीलस साहब वही हैं जिन्होंने एटॉमिक मास भी दरियाफ्त किया था। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं तो अच्छी तरह रोशनास होंगे कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या चीजें होती है। ये वही साहब है। तो इन्होंने एक वाइटल फोर्स थ्योरी दी। इन्होंने कहा कि भाई जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ ऑर्गेनिक चीजों से ही हासिल किए जा सकते हैं, जानदारों से ही हासिल किए जा सकते हैं, प्लांट या एनिमल से। अब कैसे हासिल होते हैं, इन्हें कोई वजह तो नजर आई नहीं, तो इन्होंने उसे ना वजह या बेवजह चीज को या बेवजह कोई नाम दे दिया कि वो वाइटल फोर्स थ्योरी है। उन्होंने कहा कि कोई सुपर नेचुरल या वाइटल फोर्स थ्योरी है, ये कोई वाइटल चीज है, सुपर नेचुरल चीज है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट और एनिमल्स या जानदारों में ही पाई जाती है, और ये कंपाउंड सिर्फ उनमें से ही हासिल किए जा सकते हैं। हालांकि ये बात तो ठीक है, सच्ची बात है, लेकिन ये थ्योरी जो है, ये वाइटल फोर्स थ्योरी है, सिर्फ बाउंड कर रही थी। हालांकि ये बात ठीक है, सिर्फ प्लांट और एनिमल से ही हासिल किए जा सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते भी उसी हैं जो जानदार से हासिल हो सके, लेकिन ये थ्योरी इसलिए रिस्ट्रिक्टेड थी या इसमें गड़बड़ ये थी कि ये सिर्फ बाउंडेड कर रही थी ये सिर्फ। जबकि फ्रेडरिक वूलर एक जर्मन साइंटिस्ट थे, 1828 में उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में तजर्बा किया और उन्होंने वही यूरिया बनाया, मतलब उन्होंने वही यूरिया बना लिया जो पेशाब, यूरिन जो कि ऑर्गेनिक होता है, यूरिन में भी यूरिन से हासिल होने वाला यूरिया भी होता है, मतलब उन्होंने वही यूरिया लैब में भी बना लिया जो यूरिया यूरिन में पाया जाता है, सेम बिल्कुल सेम। और मजे की बात, उन्होंने ये यूरिया बनाया भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। देखते हैं कैसे। पोटेशियम सायानेट को रिएक्ट करवाया उन्होंने अमोनियम क्लोराइड से। अब इसमें एक चीज हमेशा याद रखें कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और जब रिएक्शन होगा इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ मिल जाएगा और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ। तो ऐसे ही हुआ, Cl मिल गया K के साथ और OCN मिल गया NH4 के साथ, तो बन गया पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम सायानेट। अब हुआ कुछ यूं कि अमोनियम सायानेट को फिर हीट किया गया, और जब फिर हीट किया गया तो अमोनियम सायानेट के जितने भी एलिमेंट्स या एटम थे वो दोबारा से रीअरेंज हो गए, और रीअरेंज होकर उन्होंने यूरिया बना दिया। और ये बिल्कुल वही यूरिया है जो ऑर्गेनिकली यूरिन से भी हासिल किया जाता है, या यूरिन में भी पाया जाता है, या यूरिन से अगर आप यूरिया एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये वही यूरिया होगा जो लैब में बनाया गया। अब जब इसकी डिस्कवरी हो गई तो वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। जाहिर है भाई, वाइटल फोर्स थ्योरी जो थी वो बाइंड कर रही थी वाइटल फोर्स थ्योरी के, हालांकि वो ठीक है थ्योरी, लेकिन उसकी ये बात गलत थी कि सिर्फ और सिर्फ जानदारों से हासिल किया जा सकता है। अब तो इनऑर्गेनिक से भी फ्रेडरिक वूलर साहब ने बना के दिखा दिया। फिर क्या हुआ कि एक रेवोल्यूशन आई कि ओरिजिन टू कॉम्पोजिशन की, कि अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी बना सकते हैं। मॉडर्न डेफिनेशन, अब आपको हिस्ट्री का पता है, तो अब देखते हैं कि मॉडर्न डेफिनेशन क्या है इसकी। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, उसकी साख्त, उसकी खुसूसियात और उसके केमियाई तअम्मुल के लिहाज से या उस पर स्टडी करने को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन हो, उनकी साख्त, खुसूसियात और केमियाई तअम्मुल को स्टडी करना, का मुताला करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे कि लवॉइजर साहब ने कहा था कि कुछ ही एलिमेंट हैं जो बार बार रिपीट होते हैं या वही एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनमें ज्यादा, जिनमें सबसे पहले तो कार्बन है, और कार्बन ऑलवेज होती है। जैसे आप जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उठा के देख लेंगे उनमें आपको कार्बन जरूर नजर आएगी, और कोई चीज नजर आए या ना आए। दूसरा हाइड्रोजन, ये नियरली ऑलवेज, ये भी हमेशा जहां पे कार्बन होगी वहीं हाइड्रोजन होगी, मतलब इनका रिश्ता बड़ा गूढ़ा है, ये नहीं कभी टूट सकता।
दूसरी है जी ऑक्सीजन, ये जनरली मतलब अक्सर जगह पे आपको नजर आएगी, लेकिन ये कोई ऑथेंटिक नहीं है, मतलब या ये जरूरी नेसेसरी नहीं है कि जहां कार्बन और हाइड्रोजन हो वहां ऑक्सीजन भी होगी। जनरली अक्सर नजर आएगी, लेकिन हर जगह पर नहीं होगी जहां कार्बन और हाइड्रोजन पाई जाएगी। फिर हेलोजन, हेलोजन मतलब ग्रुप 7A के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें हेलोजन्स कहते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन जो है वो सारे के सारे हेलोजन हैं। फिर सल्फर, नाइट्रोजन, ये लेस कॉमनली कभी कभी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं, और फास्फोरस और मेटल्स जो है ये तो बिल्कुल रेयरली पाई जाती है। एक्सेप्शंस, अब मजे की बात ये है इसमें कि अब हमने अभी तक कहा कि जिस चीज में कार्बन होगा वो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगी, लेकिन अब हुआ कुछ यूं कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें कार्बन तो होती है लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बाइड्स, पोटाशियम सायानाइड, पोटाशियम सायानेट, थायोसायानेट। अब इसकी वजह ये थी कि इनकी प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक वाली नहीं है, एक वजह तो ये, ठीक है। दूसरी वजह ये कि इनका ओरिजिन मिनरल्स है, ये मिनरल से हासिल की जाती हैं या ये मिनरल से आती हैं, इस वजह से भी इन्हें इनऑर्गेनिक ही या इनऑर्गेनिक में ही शामिल किया जाता है। डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब इतनी सारी डाइवर्सिटी क्यों है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, या एक ही कंपाउंड से इतने सारे, या एक ही एलिमेंट से या एक ही फार्मूला से इतने सारे कंपाउंड कैसे बनाए जा सकते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह कैटिनेशन है। अब कैटिनेशन क्या है, एक कार्बन का अपने दूसरे साथी कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना और फिर एक लंबी चेन या रिंग बनाना, इस प्रॉपर्टी या खसूसियत को कैटिनेशन कहते हैं। मतलब आप ये कह लें कि भाई भाई में भाईचारा जो है वो कहते हैं ना कि नो मास नालों कभी जुदा नहीं हुंदा, तो बिल्कुल वही बात है कि कार्बन टू कार्बन जो है वो बॉन्ड बनाता है और फिर लंबी लंबी चेन्स बनाता है। कंडीशंस, एलिमेंट्स शुड हैव 2 आर ग्रेटर देन 2 वैलेंस। अब इसकी कंडीशन क्या होगी कैटिनेशन करने की, सबसे पहली ये होगी कि जिसे कैटिनेशन करनी है वो उसे जरूरत है कि वो कम से कम 2 वैलेंसी हो उसकी, या 2 से ज्यादा हो, मतलब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स को जोड़ सके अपने साथ। बॉन्ड ऑफ एलिमेंट विद इट्स ओन एटम should be stronger than the bond between the elements with other atom। अब इसका मतलब है कि वो एटम अपने जैसे दूसरे एटम के साथ स्ट्रोंगर बॉन्ड बनाए, बचेज अपने से डिफरेंट एटम के साथ, जैसे कार्बन टू कार्बन स्ट्रोंगर बॉन्ड होना चाहिए कार्बन टू हाइड्रोजन से। अब देखें जरा, कार्बन टू कार्बन 355 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए कार्बन टू कार्बन बॉन्ड तोड़ने के लिए, जबकि कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ने के लिए 351 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, जबकि दूसरी साइड पर सिलिकॉन टू सिलिकॉन का बॉन्ड तोड़ने के लिए 200 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। यही वजह है कि कार्बन टू का सिर्फ कार्बन कैटिनेशन करता है, सिलिकॉन कैटिनेशन नहीं कर सकता। आइसोमेरिज्म, द फिनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब ये बड़ी मजेदार चीज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जो है वो एक ही फार्मूला को या एक ही कंपाउंड को डिफरेंट तरीकों से पेश करने का हुनर रखती है आइसोमेरिज्म। जैसे आप देखें, अब ये एक कंपाउंड है, ठीक है, लेकिन ये एक ही समय में 2 कंपाउंड्स भी हैं। देखें, इसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग है। ये ब्यूटेन मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक ही होगा, C4H10, इसका भी C4H10 है, लेकिन देखें ये लॉन्ग चेन में है जबकि ये ब्रांच्ड है, इसे कहेंगे ब्यूटेन, जबकि ये होगी आइसोब्यूटेन। और सिर्फ इतना डिफरेंस आने की वजह से कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ जाएगा। अब जरा द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनमें फर्क क्या होता है। नेचुरली ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, अब हमने ये बात की कि ये प्लांट और एनिमल से नेचुरली अखज किए जाते हैं, जबकि ये मिनरल से हासिल होते हैं।
दूसरी तरफ इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, हैलोजन और मेटल्स से पाई जाती हैं, जबकि इसमें पीरियोडिक टेबल के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो शामिल होते हैं, और तमाम एलिमेंट्स मिलकर डिफरेंट काइंड के जो कंपाउंड्स बनाते हैं वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक में शामिल होंगे, जबकि ऑर्गेनिक में सिर्फ यही चंद एक एलिमेंट्स हैं। लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्ट करने का मतलब ये होता है कि लिक्विड में, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, और बॉइलिंग का मतलब होता है लिक्विड से वेपर्स बनना, जबकि इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्लेमेबल होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक नॉन फ्लेमेबल, इन्हें आसानी से आग लग सकती है। जैसे इसकी मेन एग्जांपल है पेट्रोल, ठीक है ना, पेट्रोल को आग बड़ी आसानी से लग जाती है। इसके अलावा घी को भी आग बड़े आराम से वो लग जाती है, जबकि नॉन फ्लेमेबल होते हैं। साल्ट ही देख लें, साल्ट को आप आग नहीं लगा सकते, साल्ट को आग नहीं लगेगी। सॉल्यूशंस आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनके जो सॉल्यूशंस हैं वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरती। सॉल्यूशंस आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि इनऑर्गेनिक सॉल्यूशंस के जो कंडक्टर हैं वो उनमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है। अब इसकी वजह क्या है? ये बड़ी मजे की चीज है। अब ऐसा इसलिए होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके दरमियान कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और कोवैलेंट बॉन्ड कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को फ्री नहीं छोड़ता। और आपको पता ही है, अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो कि इलेक्ट्रिसिटी का बहाव या बिजली का बहाव तो इलेक्ट्रॉन के फ्री होने पर डिपेंड करता है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आसानी से मूव कर सकेगी, एक जगह से दूसरी जगह पर उसका बहाव हो सकेगा, जबकि कोवैलेंट बॉन्ड में ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, इनमें हो सकता है क्योंकि ये आयोनिक बॉन्ड से मिलकर बने होते हैं, जैसे NaCl आयोनिक कंपाउंड बॉन्ड से मिलकर बनता है। या दूसरी तरफ इनमें कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, अभी बात की, इनमें आयोनिक बॉन्डिंग होती है, इसके आइसोमरिज्म्स होते हैं, इस पाई जाती है, जबकि इसमें आइसोमरिज्म बहुत लिमिटेड है। लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, पानी में बहुत कम हल होते हैं। इसका तजुर्बा आप कर सकते हैं किसी भी ऑयल को, सरसों के तेल को या ऑलिव ऑयल को या कुकिंग ऑयल को पानी में हल करके देखें, हल नहीं होगा। जबकि ये जो है हाईली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, नमक जो है उसे हल करके देखें कभी पानी में तो हल हो जाएगा। लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, पानी हाई सॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं तो नॉन लाइक डिसॉल्व लाइक का फिनोमेना होता है यहाँ पर, ये नॉन पोलर्स में भी डिसॉल्व होते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक जो है लो सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, बड़े पोलर सॉल्वेंट्स में बड़े कम हल पजीर होते हैं ये। स्लो केमिकल रिएक्शंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बड़े स्लो केमिकल रिएक्शंस केमियाई तामुल करते हैं। इसकी इसमें जो अल्केन्स हैं वो तो सबसे कम करते हैं ना रिएक्शन, वो सिर्फ और सिर्फ एडिशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, एडिशन रिएक्शन बहुत कम करते हैं, ये करते ही नहीं, और अगर करते हैं तो वो किसी प्रोसेस के थ्रू करवाना पड़ता है। हम अगले लेक्चरों में इस पर बात करेंगे। इसमें फास्ट केमिकल रिएक्शंस होते हैं। शो कैटिनेशन, अभी हमने बात की थी कैटिनेशन क्या चीज है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बिल्कुल कैटिनेशन नहीं पाई जाती। और इस सबसे हैरान कुन बात कि अब तक ऑर्गेनिक कंपाउंड के 35 मिलियन कंपाउंड जो है वो मौजूद है, और हर साल हजारों की तादाद में नए सिंथेसाइज किए जा रहे हैं लैब में, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ 1 लाख के करीब ही हैं और हर साल बढ़ भी नहीं रहे। सोर्सेस, प्लांट एंड एनिमल्स, फिर नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, फिर कोयला, सिंथेटिक मतलब जो हम लैब में बनाते हैं, इसके अलावा फर्मेंटेशन के जरिए भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल कर सकते हैं। प्लांट एंड एनिमल जैसे कार्बोहाइड्रेट है, उसमें सेलुलोज आ जाएगी, शुगर, स्टार्च हासिल की जाती है। प्रोटीन जो है वो सिल्क, वूल, कैसीन, फूड प्रोटीन। अब कैसीन जो होती है
वो फास्फोप्रोटीन है। कैसीन जो क्या है, फास्फोप्रोटीन। और ये काओ मिल्क में 40% होती है, जबकि ह्यूमन मिल्क में 20% से लेकर 60% तक मुश्तमिल हो सकती है। फैट्स एंड ऑयल, कॉटन, सोयाबीन, लार्ड, बटर। अब जो ये लार्ड है ये पिग से हासिल किया जाता है और ये सिर्फ बिल्कुल बटर की तरह होता है, लेकिन बटर से ज्यादा हेल्दी है। मतलब इसमें 20% लेस होते हैं सैचुरेटेड फैट्स बटर से एज कम्पेयर टू बटर। अल्कोलॉइड्स, इसमें क्विनोन, मॉर्फिन, निकोटीन, स्टाइरिचीन, ये सारी की सारी अद्वियात हैं अल्कोलॉइड्स। फिर हार्मोन्स आ गए, वाइटामिन, परफ्यूम्स, रेजाइंस और रबर। नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम में यूज्ड एज फ्यूल, गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला पेट्रोल, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज सॉल्वेंट्स, सिंथेटिक रबर बनती है, एक्सप्लोसिव बनते हैं, और प्लास्टिक। अब प्लास्टिक तो आपको हर जगह नजर आता ही है। एक्सप्लोसिव जो है इसका भी आपको पता होगा कि जो रॉकेट्स हैं और जो बॉम्ब वगैरह हैं वो सारे के सारे एक्सप्लोसिव्स हैं और उसमें इस्तेमाल होता है। और प्लास्टिक जो है आपके चेयर्स बनती हैं प्लास्टिक से, बहुत से बर्तन बनते हैं प्लास्टिक से। फिर कोयला, इससे कोक और कोल तार को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में से गुजारा जाता है या पायरोलिसिस से गुजारा जाता है। पायरोलिसिस होती है थर्मल ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एट एलिवेटेड टेम्परेचर। और 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड डायरेक्टली फ्रॉम कोल टार से हासिल किए जाते हैं। 200 के लगभग ऑर्गेनिक कंपाउंड जिन्हें एरोमेटिक कंपाउंड बनाने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे परफ्यूम, ड्रग्स, दवाइयां, डाइस, रंग रोगन, फोटोग्राफिक डेवलपर्स, etc वगैरह। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन क्या होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके कोई केमिकल कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना, जिसकी बड़ी एग्जाम्पलें हैं अल्कोहल, एसिड्स, वाइटामिन्स, एंटीबायोटिक्स। और दही तो आप जरूर खाते होंगे और खाया होगा और देखा भी होगा, तो दही इसकी सबसे कॉमन एग्जाम्पल है फर्मेंटेशन की। सिंथेटिक में टचेज ऑलमोस्ट एवरी फेज ऑफ लाइफ। सिंथेटिक में आपको तकरीबन हर जगह पे ही नजर आ जाएगा। ईथर जो है, ग्लाइकोल, एस्पाइरिन, सल्फर ड्रग्स और पॉलीमर्स जो है उनमें पाए जाते हैं। फिर है जी इसके अलावा कुछ डिस्कस कर लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाएगा फूड में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, क्लॉथिंग में कॉटन। अब बहुत से कपड़े जो हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाए जाते हैं। कॉटन है, सिल्क, वूल, नाइलॉन, रेयन, टैक्रोन। नाइलॉन तो आपने देखा होगा, जो नलकियां होती हैं, जितनी नलकियां कपड़े सीने के लिए इस्तेमाल होती हैं वो नाइलॉन से बनती हैं। रायोन से कपड़े बनाए जाते हैं। डैक्रोन भी कपड़ा। डैक्रोन अगर आप कभी आपको चोट लगी हो, आप डॉक्टर के पास गए हो और उसने एक रुई का एक लेकर थोड़ी सी, और वो रुई पर थोड़ा पायोडीन लगाकर आपके जख्म पर लगाई हो, तो वो जो रुई होती है वो डैक्रोन होती है। क्या होती है? डैक्रोन। और डैक्रोन होती है पॉलीथाइलीन टेरिफ्थैलेट। पॉलीथाइलीन टेरिफ्थैलेट। इसके बाद शेल्टर्स, घरों में वुड, लकड़ी जो है, पेंट्स, वार्निशेस, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। पावर एंड ट्रांसपोर्ट में नेचुरल गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कोयला वगैरह। मेडिसिन और ड्रग्स में पेंसिलिन, स्टेप्टोमाइसिन, LSD वगैरह। इंसेक्टिसाइड्स में DDT, मतलब डाइक्लोरोफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन। कीड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल होती है ये दवाई। हर्बिसाइड्स हैं टेफ्लॉन 2,4-D। टेफ्लॉन 2,4-D का मतलब है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। फिर हार्मोन्स और स्टीरॉइड्स, विटामिन्स एंड एंजाइम्स, एंटीसेप्टिक्स एंड एनेस्थेटिक्स, पिगमेंट्स एंड डाइस, पेपर एंड इंक, फोटोग्राफिक फिल्म्स एंड डेवलपर्स, परफ्यूम एंड फ्लेवर्स, प्लास्टिक, रबर, रेजन्स, प्रोपेलेंट एंड एक्सप्लोसिव्स, सोप एंड डिटर्जेंट और रिफ्रेजरेंट में भी इस्तेमाल होते हैं। तकरीबन इससे आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि तकरीबन आपके इर्द गिर्द हर जगह पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा।
इस लेक्चर के मुतालिक या इसमें कोई भी क्वेरी आपके जहन में हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेल करके भी पूछ सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि अज जल्द आपकी तशफ़ी की जाए। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।